नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड से अहम खबर के साथ, क्योंकि आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कैमरों से परीक्षाओं पर नजर जो है वो रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक धारा 144 लागू है। हरिद्वार में तैयार किए गए 9 अति संवेदनशील सेंटर। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 मार्च यानी आज से प्रदेश भर में शुरू हो गई है। परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होगी। नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि साथ ही नकल रोकने के लिए गठित उड़न दस्ता नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जांच पड़ताल करेगा। और बताएं आपको कि नकलचियों के मामले में सबसे ज्यादा आगे रहने वाले हरिद्वार जिले में 9 अति संवेदनशील सेंटर्स तैयार किए गए हैं। तो परीक्षाओं पर कैमरों के जरिए नजर जो है वो रखी जा रही है। आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक धारा 144 जो है लागू की गई है। हरिद्वार में 9 अति संवेदनशील सेंटर जो है वो तैयार किए गए हैं। तो परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगी। कैमरों से लगातार नजर रखी जाएगी और इस बार अगर कोई भी नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज से उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कैसी खास तैयारी आपको देखने को मिल रही है? सरकार की तरफ से तो दावे बहुत किए जा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा आज से 6 अप्रैल तक यह परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इस बार उत्तराखंड सरकार ने काफी कड़ी निगरानी में इस परीक्षा को कराया जाएगा, क्योंकि पहले भी जिस तरह से एग्जाम हुए हैं, पेपर हुए हैं, उसमें पटवारी परीक्षा हो या फिर जेईई परीक्षा हो, दोनों में ही नकल का प्रकरण सामने आया है। इसी को देखते हुए इस बार सरकार एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है, सरकार के सामने, विभाग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कई दिनों पहले से ही जो शिक्षा महकमा है वो पूरी तरह यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। और खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार एक ऐसा जिला है, पहले भी जो नकलची है वो माहिर रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि हरिद्वार से ही ऐसी खबरें आती है, यहाँ पर ही नकल के केस सामने आते हैं। इसी को देखते हुए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार परीक्षा केंद्र के बाहर करीब 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और पूरी तरीके से जो खुफिया एजेंसी है यानी जो विभागीय टीम भी है वो भी यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है। नीरा, जो बच्चे हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी करके आए हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं? कितनी तैयारी उनकी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर नजर आ रही है? देखिए नीता, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर चर्चा की है, परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। और उसके बाद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी छात्र छात्राओं से अपील की है कि परीक्षा के समय तनाव नहीं लेना है। इसी को लेकर उनसे कहा है कि अपने धैर्य पूर्वक परीक्षा दे, यानी कहा जा सकता है कि बच्चे माइंड फ्री दिखाई दे रहे हैं, वो किसी भी तरह का तनाव नहीं ले रहे हैं और बच्चे उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। निदा, बिल्कुल ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज से परीक्षाओं की शुरुआत जो है वो हो गई है और ऐसे में न्यूज इंडिया भी तमाम उन बच्चों को जो बोर्ड की परीक्षा का हिस्सा है उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गैरसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। बजट पेश करने पर बीजेपी विधायकों ने मुंह मीठा कर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट संकल्प नए उत्तराखंड का बजट है और उसे साकार करने वाला बजट है। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 77,407 करोड़ का ये 2023-24 का बजट राज्य के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में भू धसाव और अन्य के अंतर्गत राहत कार्य के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी हितेश त्यागी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, क्या उत्तराखंड वासियों की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है? जी, वास्तव में देखा जाए तो बिल्कुल धामी सरकार का ये समावेशी बजट है और वास्तव में उन्होंने जो कहा सो किया, ऐसी बात सामने आ रही है, क्योंकि
जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा था जोशीमठ का जिसमें लगातार भूधसाव के मामले देखने को मिले, लगातार दरारों के मामले वहां पर देखने को मिले। उत्तराखंड के लोग उस मामले को लेकर काफी हताहत देखने को मिले। तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो धामी सरकार ने 1000 करोड़ का प्रावधान उन लोगों के लिए किया है। इस बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान करने का मतलब साफ तौर पर यही है कि वास्तव में सबका साथ सबका विकास वाली जो नीति है इस पर धामी सरकार काम कर रही है। लिहाजा इसके कई ऐसे और चीजें हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है या फिर चार धाम की बात हो, चार धाम को लेकर भी बड़ी घोषणा इसमें की गई है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का काम धामी सरकार करेगी। तो इसी के साथ साथ जिस तरीके से एलिवेटेड रोड हो या फिर कई अन्य जो सड़कों के जो राजमार्ग बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी जगह जगह जो वहां पर आसपास के लोग हैं जिनकी विस्थापना की बात हो तो उनके लिए भी इसमें इस समावेशी बजट में उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। जी हाँ, लेकिन हितेश, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इसे महज कागजी बजट करार दे रहा है कि जो भी कुछ है सिर्फ कागजों पर है, जमीन पर धरातल पर कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का जो मुख्य मांग थी वो थी अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की मांग, और उस अंकिता हत्याकांड में वीवीआईपी कौन है वो उसका नाम उजागर किया जाए। उनके मुद्दे थे बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था और पेपर लीक के मुद्दे थे। कई सारे विपक्ष के मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष लगातार सदन से लेकर सड़कों तक हंगामा कर रहा था। तो लिहाजा इसके कई ऐसे विधायक थे, 14-15 ऐसे विधायक थे जिनको एक दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया था। तो लगातार विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर अपना आंदोलन वहां पर कर रहा है। जी हाँ, ठीक है हितेश, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल वित्त मंत्री ने जब कल बजट पेश किया सदन में तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड का बजट है, ये कहना वित्त मंत्री का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जोशीमठ आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जोशीमठ को बचाना सरकार और वहां के लोगों को सुरक्षित रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने जोशीमठ को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना ये हमारा संकल्प है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे, लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। हितेश त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए। हितेश, जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जोशीमठ पर पूरी नजर है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। उसके बाद में जब रिपोर्ट का पूरा मसौदा तैयार होकर वापस राज्य सरकार के पास आएगा तभी किसी राहत की उम्मीद कही जा सकती है। तो इन सब में और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से जोशीमठ में भूधसाव के मामले और दरारों के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर लगातार जो दिल्ली की जो केंद्र की जो टीम है 8 से 10 टीमें वहां पर लगी हुई थी। लगातार वहां पर वैज्ञानिक वहां पर काम कर रहे थे। तो अभी तक जो एनडीएमए की जो रिपोर्ट है वो नहीं आई है, उसको फाइल अभी कंपाइल होनी है। उसके बाद में एनडीएमए की रिपोर्ट आएगी तो उसी के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो प्रशासन है वो मुआवजा बांटने का कार्य करेगा। लिहाजा इसके, क्योंकि जिस तरीके से जो लोग ज्यादा परेशान थे, जिन लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनको धनराशि देने का काम भी पुष्कर सिंह धामी ने शुरू कर दिया है। जी ठीक है हितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि प्रदेश में राजस्व प्राप्ति किस तरह से बढ़ सके, इसके लिए लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और अप्रैल महीने में इस साल का बजट पूरा होने के बाद एक बड़ी बैठक की जाएगी। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पिछले दिनों मैंने पूरे वर्ष भर की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्ति है और खर्चे दोनों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में तय हो गया है कि इस बार अप्रैल माह में सबसे पहले इस साल का बजट पूरा हो जाए
इस साल के बजट के पूरा होते ही हम लोग बड़ी बैठक करेंगे कि कहाँ से हमको कितनी राजस्वों की प्राप्ति होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है। दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे और हर महीने का हमारा कैलेंडर होगा और उसके सूचकांक पर उसको अंकित किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां हमने कर ली हैं, कितने तक हमें जाना था, कहाँ लक्ष्य था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की, क्योंकि ये वायरस देश भर में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। वहीं इस वायरस के नए वेरिएंट H3N2 को लेकर हरिद्वार में भी स्वास्थ्य विभाग इसके लिए सतर्क हो गया है। सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं पाया गया है। सीएमओ और सीएमएस ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमने सबको गाइडलाइंस दे दी हैं, सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि जो भी इसमें वायरल इन्फेक्शन से बचने की जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें बिल्कुल फॉलो करा जाए। सबको कह दिया गया है कि डिस्टेंस बना के रखें, कहीं भीड़ भाड़ वाले में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें, अवॉइड करें पहले तो भीड़ भाड़ वाला जाना, हाथ को अच्छे से धोते रहें, पानी खूब पीते रहें। तेज़ बुखार काफ़ी लंबे समय से या सांस की तकलीफ़ है तो तुरंत अस्पताल में वो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचें। दवाइयाँ सब जगह अवेलेबल हैं। हमने आइसोलेशन वार्ड्स जो भी हमारे बड़े अस्पताल में उनको बोल दिया है कि आइसोलेशन वार्ड बना के रखेंगे, गाइडलाइंस कर दी हैं वहाँ। यहाँ पे H3N2 व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर जब वो लक्षण देख के उसको प्रेस्क्राइब करेगा उसके बाद मरीज़ की जांच की जाएगी, उसकी पूरी सुविधा है। जांच के बाद सैंपलों को जैसे भी दिशा निर्देश होंगे या तो दून मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा या फिर दिल्ली NCD भेजा जाएगा। यहाँ पे है ना 6 बेड का एक वार्ड है, यहाँ पे आरक्षित कर दिया गया है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। और ऐसे में जो कोई मरीज़ आते हैं तो उनको हम सेपरेट अलग कमरे में रख सकते हैं। और इसको ज्यादा बातचीत के लिए एक बार फिर से संजय पुनेर का रुख करेंगे। संजय, जिस तरीके से डॉक्टर्स की बात हमने सुनी, लेकिन ऐसे में अगर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उसकी तैयारी आपको कैसे नजर आ रही है? क्या अस्पतालों में वाकई पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए, या फिर अगर ये वायरस ज्यादा फैलता है तो उस कंडीशन में क्या हम तैयार हैं, हमारे अस्पताल तैयार हैं? बिल्कुल निदा, इन्फ्लुएंजा के H1N2 वेरिएंट को लेकर शासन से एडवाइजरी भी जारी हो गई है, जिसको देखते हुए अब सभी जिला अधिकारी और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देश किया गया है कि अपने अपने जिले में रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से सावधानी बरतनी है, इसको लेकर जागरूक करें लोगों को। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में अभी तक इस मामले में कोई केस नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह कोरोना के वेरिएंट के बचाव के लिए तमाम तैयारी की है, उसी तरह से इस इन्फ्लुएंजा के वायरस को लेकर भी हरिद्वार स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जो इसके सिम्टम्स है, यानी जो इसके लक्षण है उसी की तरह है। बुखार होता है, थकान होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा ने लोगों से अपील भी की है कि आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि ये वेरिएंट भी एक दूसरे को फैलता है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो अस्पताल है उन पे भी तमाम तैयारियां दिखाई दे रही है। यानी कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा इस वेरिएंट को लेकर पूरी तरह तैयार है। निदा, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है, लोगों से अपील भी की जा रही है। संजय, ऐसे में क्या लोग सीरियस नजर आ रहे हैं? क्या लोग जो जरूरी एहतियाती कदम बताए जा रहे हैं उसे फॉलो कर रहे हैं? मास्क वगैरह या फिर बाजार वगैरह में लोगों का आवाजाही, उस पर कोई असर आपको देखने को मिला? देखिए निदा, लोग अभी पूरी तरीके से लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब शुरुआत दौर में कोरोना का नया वेरिएंट आया था उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों ने लापरवाही दिखाई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो कोरोना का बम था वो फूटा था। यानी लोगों को इस बात का इंतजार है कि वायरस आएगा, उसके बाद लोग बीमार होंगे, उसके बाद सावधानी बरतेंगे। हालांकि इन सबको लेकर जो जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे हैं उन्होंने भी टीम का गठन कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि जिला अधिकारी समेत जो अन्य अधिकारी हैं स्वास्थ्य महकमे के, वो पूरी तरह लोगों को जागरूक करने का
प्रयास कर रहे हैं। निदा जी ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए वायरस तेजी के साथ पैर पसार रहा है, बेहतर होगा कि आपको जो भी जरूरी एहतियाती कदम लगे उनको आप उठाइए और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और हो सके तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बेरीनाग के उडियारी गांव की, जहां पर पेयजल की मांग करने पर ग्रामीणों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले को देखते ही देखते मामले ने ऐसा तूल पकड़ लिया कि ग्रामीणों ने सरकार पर पानी देने के बदले मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। ऐसे में ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंचे एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला और ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला उडियारी गांव में पहुंची, जहां पर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। बता दें कि पानी की मांग मुकदमा दर्ज करने को लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है और ऐसे में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने जल्द गांव में पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए और 1 महीने के भीतर गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की बात कही। कुछ ऐसे गांव भी हैं, ऐसे परिवार हैं जहां पे जो है कंट्रोल वॉल्व न होने के कारण जो है अत्यधिक या बहुत कम मात्रा में पानी जा रहा है। तो उसमें भी हम कंट्रोल वॉल्व लगा के सारी समस्याओं को निराकरण करने के साथ वहाँ भी सही तरीके से पानी उपलब्ध कराएंगे। सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। माननीय विधायक जी लगातार लगे 3 दिन के अंदर मुकदमा, विधायक जी प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीणों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो वापस देने का प्रयास कर रहे हैं। 12 मार्च को एक जो है आंदोलन किया गया था, इनके यहाँ जो है पानी की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। उसके संबंध में एक बैठक आज बुलाई गई थी और ग्रामवासियों के समक्ष हम लोग जो है इस समस्या का समाधान के लिए बैठे थे और समस्या का समाधान ये हो गया है कि एक्सीएम साहब ने बताया है कि जो है अप्रैल तक इनकी सारी समस्याओं की हम जो है दूर कर देंगे। और अगली खबर लक्सर से, जहां बता दें कि नकल विरोधी कानून बनाए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर धन्यवाद रैली निकालकर सरकार का आभार जताया। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश में जेई और लेखपाल भर्ती में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके चलते भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया और इससे खुश होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकाली। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून पास किया है, जो ये अध्यादेश इन्होंने पास किया है, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। मैं समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक निर्णय में हम उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन और उनके लिए बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं, क्योंकि सर्वमान्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो परीक्षाओं में नकल के खिलाफ जो एक अभियान चलाया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और जो इस तरह के काम कर रहे थे उन्हें भी इस बात का बड़ा सदमा लगा है कि ये काम ना होना चाहिए। और अगली खबर चमोली से, जहां संस्कृति के महापर्व फूल देई पर भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आवास में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ फूल देई पर्व मनाया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी स्कूली बच्चों के बीच पहुंचे थे, वहां पर जाकर उन्होंने ये त्योहार मनाया। अगली खबर देहरादून से, जहां आरएसएस उत्तराखंड प्रांत के कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 12 से 14 मार्च को समालखा हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान प्रांत कार्यवाहक दिनेश सोमवाल ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। खंडों में हर खंड है ना विकास केंद्र ब्लॉक जिसे कहते हैं, तो फिर हमने कहा, फिर इसके बाद गए कि भाई जो नगर है, नगर हमारे उत्तराखंड के अंदर 80 नगर, तो सब नगरों में न्यूनतम 2 शाखा होनी चाहिए, तब उसको नगर की मान्यता होगी। तो वो भी इकाई हमने पूर्ण कर ली। फिर जिला केंद्र, जो जिला केंद्र का जो नगर है उसमें न्यूनतम 5 शाखाएं होनी चाहिए, तो वो भी लगभग 2-3, क्योंकि भौगोलिक रचना में जैसे जिला हमने थलीसैंण बनाया तो वहाँ पर इतना बड़ा शहर है नहीं, उसको छोड़ दिया जाए और पुरोला को छोड़ दिया जाए, तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे जिला केंद्र है सब ये लक्ष्य हमने पूरा कर लिया।
और अगली खबर भी हरिद्वार से, जहां ज्वालापुर में घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर एक युवक से 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में अज्ञात युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि इस तरह के झांसे में न आए। और ऐसे में एसपी क्राइम रेखा यादव का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। अंकित गुप्ता द्वारा थाने आकर के सूचना दी गई कि उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज आता है जिसमें अत्यधिक धनराशि कमाने हेतु ऑफर दिया जाता है, जिसके लालच में आकर के वादी द्वारा उस पर अपने आप को एनरोल किया जाता है। वहाँ पे कुछ धनराशि अपलोड की गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने धनराशि अपलोड की तो उनको परिणाम स्वरूप कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई। इस लालच में आकर के वादी द्वारा अन्य और धनराशि उसमें एड ऑन की जाती रही। उन लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया और वो धनराशि अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ली और वादी का पूरा इसमें नुकसान हो गया। चूंकि ये जो प्रकरण हुआ है ये कहीं ना कहीं एक साइबर माध्यम से हुआ है, इसलिए इसके तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना अभी प्रचलित है। तो फिलहाल उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।